महाराष्ट्र में तो सत्ता ही बदल गई और एक सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक पवार परिवार, उसका आंगन भी बट गया। पहले शिवसेना बटी, फिर ये बट गया, 2 की जगह 4 हो गए, सरकार भी बदल गई। तो जो कहा जाता था कि भाई महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा संकट में है, आधा वहां से कवर महाराष्ट्र का मामला बता दिया, और बिहार में भी ये स्थिति बन गई कि आरसीपी सिंह से लेके उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति, सब लोगों को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ने में सफलता पा ली और सड़क पर भी है। क्या जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि 24 में महाराष्ट्र और बिहार के कारण बीजेपी को सेटबैक लगेगा, उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? जी अमिताभ जी, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं और जो मैं पहले बोलता था वही बदलाव मैं देख रहा हूं। देखिए, ये 2024 का जो चुनाव था, ये वाकई में विपक्ष के लिए एक बहुत सुनहरा मौका था अपने आप को रिवाइव करने के लिए, रीस्टैब्लिश करने के लिए, और मन से इन लोगों ने प्लान भी बनाया कि भाई सब लोग एक हो जाओ। लेकिन जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, इनके अपने बहुत सारी विविधताएं हैं, इतनी विविधताएं हैं कि अपनी अपनी डिमांड को लेकर के ये लोग आपस में ही उलझे पड़े हैं। एक फैक्टर तो ये हो गया जो इंटरनल फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया इनके जो राइवल पार्टी है वो भी अटैक तो करेंगे ही, पॉलिटिक्स में करते हैं। इसी कारण अब आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जहां धूल धूसरित ये हो गए, इनकी सारी शक्ति खत्म हो गई। ये सारी चीजें होने के बाद महाविकास अघाड़ी जो यूनाइटेड थी वो तो खत्म ही हो गई, उसकी सारी तमाम शक्तियां उसकी खत्म हो गई। इसी तरीके से अगर आप बिहार देखेंगे तो इनका जो गढ़ रहा है, चूंकि हर चीज की शुरुआत बिहार से होती है, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो वो अंतिम सेध होगा। अगर ये बिहार में भी कुछ ऐसा हो गया, ये लोग टूट गए, तो फिर समझ लीजिए आगे 10 सालों तक ये लोग सोचेंगे भी नहीं कि विपक्षी एकता बनाई जाए। जी ठीक बात है। मुन्ना खान साहब, महाराष्ट्र और फिर बिहार, विपक्षी एकता का जो एक ताना बाना था या भाजपा को घेरने का एक जो जतन था, उसमें डेंट लगा है इन 2 घटनाओं से? अमिताभ जी, समझने की बात है कि जो महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटित हुई, तो वहां 2-4, 10-20 एमएलए के जाने से विपक्षी एकता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला और विपक्षी एकता नहीं टूट रही, क्योंकि इस बार जो 2024 का संदेश है वो बिल्कुल साफ संदेश है, पीडीए। ये समझ रही है जनता देश की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वादा खिलाफी किया गया, कितने वादे थे इनके धरातल पे, आज कुछ नहीं दिख रहा। लच्छेदार भाषणों में इन्होंने कई वादे किए, तो विपक्ष को तोड़ करके आप समझ लो कि 2024 का रन जीत ले, ये बहुत ही असंभव है। महाराष्ट्र में आपको सफलता मिली, लेकिन महाराष्ट्र में अब क्या सब भेद है, अब महाराष्ट्र में टूटा या शरद पवार के द्वारा तोड़ा गया, ये थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, थोड़े दिन के बाद समझ में आएगा कि टूटा है या शरद पवार के जी के तोड़ा गया, क्योंकि ईडी सीबीआई का जिस तरीके से डर दिखा रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि प्रताड़ित होने के बजाय जहाँ थोड़ा दिन उधर रही हो, बाद में इधर आके हम समझ लेंगे। तो 2024 का चुनाव अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आ रहा। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष का एकजुटता है और जो जनता में इस बार आक्रोश है, जो जनता के साथ झूठ बोला गया, चाहे रोजगार के मसले को, मुन्ना खान साहब एक मिनट आप बताइए। ठीक, एक मिनट रुको, एक मिनट भाई, एक मिनट रुको, सबको बहस मिल जाए फिर, अभी नहीं। हम बहस आज इस पर नहीं करने आए कि जनता के मुद्दे, हम बहस करने आए आज पॉलिटिकल अलाइनमेंट, राजनीतिक ध्रुवीकरण, ठीक, उस पर आज चर्चा है। जनता के मुद्दों पर जब चर्चा करेंगे तो उन पर चर्चा करेंगे, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी सीबीआई सबकी आज चर्चा करेंगे। जीतन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, शरद पवार, अजीत पवार, बिल्कुल समझ लो सब लोग, ठीक, इन पर चर्चा करने आए हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, व्यक्तियों और पार्टियों पर, ठीक, ईडी सीबीआई पर, बाकी चीजों पर जिस दिन चर्चा करेंगे उस दिन नेताओं का नाम हटाएंगे, तब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये बात हो रही है कि 2-4-5 विधायक का मसला नहीं, विधायक काफी ज्यादा गए, सरकारी पलट गए, लेकिन हम मान भी लें कांग्रेस की बात, तो अगर कल शरद पवार देश भर के इसमें सबसे बड़ा चेहरा थे विपक्ष के, तो आज शरद पवार किसी लायक क्यों नहीं बचे? ये कह दें शरद पवार की पार्टी टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कल तक शरद पवार मुखिया थे, आज बता रहे हो कि उनकी पार्टी टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चिल्लर हो गए। तो ये तो तय कर लो कि कब चिल्लर हैं और कब बंधा नोट हैं पवार। खैर, दीपक रंजन जी, एक नारा आया पीडीए, अखिलेश जी ने उसका अर्थ बताया पिछड़े, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, ठीक। अब सवर्ण पूछ रहे हैं कि भैया फिर इसमें सवर्ण कहां है? मनोज पांडे क्या करेंगे, फिर माता प्रसाद पांडे क्या करेंगे? नहीं, पीडीए घोषित कर दिया, मुन्ना खान ने उस पर मोहर लगा दी, यानी कांग्रेस ने। तो जो देश में सवर्ण मतदाता है वो फिर क्या, मतलब जनेश्वर मिश्रा होते तो वो भी बाहर हो जाते फिर तो पीडीए से। अब तो वो है नहीं, अच्छा ही है नहीं। दीपक रंजन जी, देखिए अमिताभ भाई, शायद आपने उनको होर्डिंग में नहीं देखा कि होर्डिंग में एक सम्मानित जगह उनको दी गई है होर्डिंग में। अरे होर्डिंग ने, मैं पूछा पीडीए का मतलब बताया पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। मैं बता रहा हूँ जी, आपने सवर्णों की बात कही। देखिए पीडीए का एकदम साफ मतलब है, पिछड़े से हमारा मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी को, हम लोग का ये मतलब है कि हर वो पिछड़ा, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समाज से आता हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जो इस समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और कमाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो पिछड़ा है वो हमारे लिए पिछड़ा है। अब आप उसका परसेप्शन दूसरे तरीके से लेंगे तो बात दूसरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको ट्वीट करके भी कहा था, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पिछड़े हैं वो हमारे लिए, पीडीए में उनका पिछड़े का फुल फॉर्म, पिछड़े का मतलब हमारे लिए ये है। जी अमिताभ भाई, अच्छा, दलित का मतलब क्या है? और मुसलमान का मतलब भी कुछ और है क्या? ये मुसलमानी है? क्योंकि अखिलेश जी ने मुसलमान नाम लिया, दलित लिया नहीं। दलित में कोई खेल हो तो वो भी अभी बता दो। दलित में कोई नई व्याख्या लाए हो तो अभी बता दो भैया। इसमें देखिए अमिताभ भाई, इसमें कोई खेल नहीं। अब मुसलमान का मतलब मुसलमान है या कुछ और है, ये भी बता दो। बिल्कुल, अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी है, अल्पसंख्यक में आपके सिख समाज भी आते हैं, कई समाज ऐसे आते हैं, कई समुदाय आते हैं जिनको अल्पसंख्यक में लिया। भाई आपने बात, आप दीपक रंजन बाबू, एक मिनट धैर्य रखो। आपने पिछड़े की एक बड़ी अलग व्याख्या कर दी, मैंने निवेदन ये किया दलित में कोई व्याख्या हो, हिडन व्याख्या, छुपी हुई व्याख्या, तो अभी सामने कर दो। मुसलमान में कोई और छुपी व्याख्या हो तो अभी सामने कर दो, बाद में मत खोलना पत्ता, अभी खोल दो। देखिए आपने अमिताभ भाई सवर्ण की बात, अन्य जातियों की बात कही कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। हमने पिछड़े का मतलब ये है कि पिछड़े में जो इस सरकार में पिछड़े हैं, केवल मैं समझ गया दीपक बाबू, ठीक है। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, पीडीए का जो मसला है उसमें समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने केवल पी की व्याख्या अलग से की है क्या? बाकी उन्होंने कहा बाकी एजिटेट चलेगा, डी और ए, उसमें दिक्कत नहीं। खैर, ओपी सिंह जी, दो मसले हैं। एक तो मसला है कि महाराष्ट्र और बिहार में जो परिवर्तन हो रहा है, बिहार में भाजपा वैसा ही अलायंस, एक रेनबो अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बनाया था, कि अधिकांश छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा, उनका अपना एक वोट होता है और उसका उनको फायदा भी हुआ। उनका वोट परसेंटेज 35-37% हो गया और 125 सीटें आई अलायंस की। और महाराष्ट्र में तो सरकारी पलट गई वो। और ये पीडीए का फार्मूला अभी तक केवल अखिलेश जी कहते थे तो बात अलग थी, अब कांग्रेस भी उस पर मोहर लगा रही, बोले हमको जिताएगा पीडीए। अब पीडीए से कैसे लड़ोगे भैया ओपी सिंह जी? और जी, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं। अभी आज मैं टीवी देख रहा था जी, अखिलेश यादव जी का बयान था कि एनडीए को पीडीए हराएगा, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा पीडीए का मतलब पिछड़ा वर्ग, मुसलमान और दलित, ये तीनों मिलकर के एनडीए को हराएगा। तो ये दीपक रंजन जी जो आपने सवाल घेर दिया, तब उसमें लगे संशोधित करने के पी का मतलब ये। एक बार और नारा लगा था यमुआई की, और जब किरकिरी हुई तो कहा कि नहीं, ये यमुआई का मतलब ये नहीं होता कि मुसलमान और यादव। लेकिन चुनाव 2022 के होने के बाद लखनऊ में जब पहली कार्यपरिषद की कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी की हुई थी, उसमें अखिलेश यादव ने समझा दिया कि जितना तोड़ मरोड़ रहे, कहा भैया ये विधानसभा का चुनाव भाजपा ने नहीं जीता है,
इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है। हाँ, कहा था। हर विधानसभा से 20-20 हजार मुसलमानों और यादवों का वोट काट दिया। तो ये ठीक है। और देखिए अल्ताफ जी, जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास विश्वास लेकर चलते हैं और हम आरोप लगाते हैं, हमारे पर भी आरोप लगता है, हम लगाते हैं कि ये जातिवादी परिवारवादी और भैया की राजनीति करने वाले। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सबका साथ तो मिला, लेकिन विकास को एक मिनट मुन्ना खान साहब अभी रुकिए, केवल अभी ओपी सिंह जी की आवाज। जी ओपी सिंह जी, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए जी। आपके जो दिमाग और शरीर में ज्वाला फूट रही है उसका मुझे आकलन है। तो मैंने ये कहा कि ये जो नारे हैं, और दूसरी बात, हम चाहे जितना डिबेट कर ले, 6 महीना बाद चुनाव होगा, ये जितने प्रवक्ता बैठे हैं और हम भी, मजबूरी है पार्टी की तरफ से हमको बोलना है, और बोलना वही है जो हमारे पार्टी के बड़े नेता बोलते हैं। लेकिन जनता क्या है, वो कुछ और सोच के बैठी है। जब हम जाएंगे, मैं अपनी बात करता हूं जी, तो जनता हमसे पूछेगी, भैया केंद्र में हमने आपकी भारी बहुमत की सरकार दिया, आपने हमारे लिए क्या किया? तो ही कांग्रेस कहेगी कि साहब हमने 58 साल सरकार चलाई है, हमने आपके लिए ये किया। समाजवादी पार्टी कहेगी 4 बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही, हमने ये किया। तो जनता के सामने आंकड़ा पेश करना पड़ेगा। रही बात बिहार और महाराष्ट्र, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही अत्तार जी। अब ये बताइए कि जो महाराष्ट्र का चुनाव और बिहार का चुनाव हुआ था, किसके गले में कौन हाथ डाल करके चुनाव लड़ा था? महाराष्ट्र में जनता ने एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भाजपा को मिलकर के कितना दिया था सीट? 161, पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन क्या हुआ? हम जीते तो कांग्रेस के खिलाफ, हम जीते तो एनसीपी के खिलाफ लड़े, लेकिन सरकार बनाते समय क्या हुआ? हम पलटी मार गए, और पलटी मार करके सीधे कहा, भैया हम चुनाव तुम्हारे साथ लड़े, लेकिन हमका हमारा भविष्य जो है वो महाविकास अघाड़ी में दिखाई पड़ रहा। बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी हम नीतीश जी एक साथ चुनाव लड़े, सरकार में हम एक रहे, लेकिन बाद में कहा, भैया देखिए ऐसा है, एक जुमला चल रहा है अमिताभ जी, एक जुमला चल रहा है, देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप समझ लीजिए, पिछले 24 में चुनाव के, लोकसभा के पहले न देश खतरे में था, न संविधान खतरे में था, न लोकतंत्र खतरे में था, लेकिन जैसे चुनाव आया वैसे सब खतरे, मतलब 140 करोड़ जो इस देश की जनता है वो भी खतरे में है। मेरा ये कहना है कि आपने ये देखा कि 19 जून को पटना में हुआ, क्या तय हुआ? हम सब मिलकर लड़ेंगे और मोदी सरकार को हराएंगे। मतलब एक निष्कर्ष निकला ना चुनाव के बाद। अब आप देखिएगा 18 को क्या होगा। हमारी एकता बनी रहे और मोदी को हटाना है। न इसके पास नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है। अरे कौन सी भैया? उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमको 2 पार्टी बता दीजिए। सारी पार्टियां तो उत्तर प्रदेश में है, 2 पार्टी का नाम बता दीजिए। कहिए भैया विपक्षी एकता में ये एक साथ खड़े हैं। अरे जयंत चौधरी अखिलेश का कब टूट जाए, राजद और जदयू का कब हो जाए, ये सुर्खियों में आ रहा है। अब कहेंगे बीजेपी ने तोड़ दिया। अरे भैया जयंत आप एक साथ हो, हमारी शुभकामनाएं भी लड़ो। और उधर जो है, ठीक है, राजद और जदयू मिलकर के आप मोदी को हटाना चाहते हैं, बिल्कुल हटाइए, स्वागत है। लेकिन अगर टूट जाते हो, चचा भतीजा टूट जाते हो, अरे भाई देखिए, तोड़ा आजकल वहां जाता है जहां केंद्र में सरकार कमजोर हो, प्रदेश में सरकार कमजोर हो। उत्तर प्रदेश में हमको जनता जनार्दन ने पूर्ण बहुमत के 39 साल के रिकॉर्ड को तोड़, हमको क्या जरूरत है? ठीक, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा जी। ओपी सिंह जी ठीक है, आपकी बात आई, अभी रुकना होगा। मैं एक